आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप बोलें। मैं मुंबई से डॉक्टर सुरेश गवई हूँ और मैं ईवीएम बैन करने की बात करने यहाँ पर आया हूँ। आप पूरे भारत के जब इलेक्शन देखते होंगे तो सभी तरफ जो इलेक्शन हुए हैं वो सभी इलेक्शन ईवीएम के माध्यम से हुए हैं और कई बहुत जगहों में फ्रॉड हुए हैं। और पहले तो गुजरात के इलेक्शन की बात करता हूँ। गुजरात के अंदर शाम को 5 बजे से तो लेकर तो 6 बजे तक कम से कम 16 लाख वोट अलग से अलग डाले गए हैं। और वो जो सत्ताधारी लोगों ने उनका अपने ताकत का यूज़ करके वहाँ पर जीत गए। लेकिन मैं जब पूरे गुजरात में घूम रहा था, मैं पालनपुर गया, मैं बाद में बड़ौदा गया, मैं सूरत गया, मैं सभी जिला में वहाँ घूमा, लेकिन सभी लोग चाहते थे कि गुजरात के अंदर से बीजेपी मुक्त होने वाली है। लेकिन उल्टा हो गया। उन्होंने जो उनके जो सरकार 27 साल से सरकार वहाँ चला रहे थे, 27 सालों से उन्होंने वहाँ कुछ भी काम नहीं किया है। पूरा गुजरात विकास मॉडल फेल मॉडल है और फिर वो जीत के आते। इसका मतलब गुजरात के लोग डरे हुए डरा के धमका के उनसे उन्होंने वोट खिंचवा लिया और ईवीएम के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर जीते हैं। मैं चाहता हूँ कि ईवीएम वहाँ पर बैन होना चाहिए और आने वाले दिनों में पूरे भारत में जहाँ भी इलेक्शन होंगे वहाँ ईवीएम के माध्यम से नहीं होकर बैलेट पेपर से आना चाहिए। इस समय आप सिंगल आदमी हैं जो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे इन्वॉल्व नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो है ना, ये पैसे वाले लोगों की पार्टियाँ हैं और गरीब पार्टियाँ वहाँ उनका मुंह नहीं खोल सकती है और सभी पार्टियाँ आपस में अंदर से मिली हुई रहती है। और मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही देश के अंदर लोकतंत्र का अगर हत्या करते होंगे सब राजनीतिक पार्टियाँ, तो देश का संविधान सब में बड़ा संविधान है और देश का संविधान बचाना है तो सभी विपक्षी पार्टी को एक साथ आना जरूरी है और भाजपा को भारत से मुक्त करना चाहिए। जब भी भाजपा मुक्त हो जाएगा तो भारत की लोकतंत्र बचेगा। भारत का जो संविधानिक जो बड़े बड़े अपने जो अब बाबा साहब ने जो कांग्रेस के ज़माने में जो बनी थी बड़ी बड़ी जो अपने सेक्टर बने थे, जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, वहाँ पर SC ST OBC के लोगों को वहाँ पर रिजर्वेशन था, वो भी ये खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने सब चीज़ बेचने के लिए भारत की जितनी भी संपत्ति बेचना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ईवीएम के माध्यम से रहेगा तो हमेशा अपने दादागिरी से और फ्रॉड से और ईवीएम से जीत के आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से आए और पूरे भारत के ऐसे आंदोलन में करूँगा। अभी आप OBC का नाम लिए, OBC पे यूपी में आरक्षण ख़त्म करके और ये इलेक्शन होने जा रहा है और वहीं पे योगी कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण लागू करके ही हम इलेक्शन कराएंगे, तो इसका क्या कहेंगे आप? उनका तो वो फंडा रहता है। जब OBC समाज यहाँ पर 52% OBC समाज है, उनका वो फंडा है कि OBC समाज को एक साथ करके 3% लोगों के उनके ऊपर राज करना चाहते हैं। और OBC लोग अभी भी अंधा है, अंधभक्त है, वो विश्वास रखता है। हम चाहते हैं कि OBC लोगों ने देश के राजा थे, OBC समाज के लोग मौर्य राजा थे, बाद में जो हमारे राजा हो चुके थे OBC समाज के राजा इस भारत में हो चुके, उन्होंने पूरा इतिहास खत्म कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि OBC समाज को जागरूक होना चाहिए और 52% OBC समाज एक साथ आएगा तो पूरे भारत के अंदर OBC समाज का राज होगा। हम भी उनको साथ देंगे, मुस्लिम लोग भी साथ देंगे, SC ST उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वो चाहते नहीं है सत्ता में आए, इसलिए वो चाहते हैं OBC समाज का जो उनका पतन हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों का, बेरोजगारी का, वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद उनकी आँख खुलेगी। नहीं, इसके लिए क्या संघर्ष है? जैसे आप लिखे हुए हैं कि OBC SC ST तो जो भी सांसद हैं, हम चाहते हैं कि आके जो OBC समाज के सांसद है, कोई भी पार्टी के हो, वो इस्तीफा दे और अपने अधिकार हक के लिए समाज के लिए लड़े ना। वो उनके दल्ले करके बने हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस समय प्रेशर की राजनीति करने पे सरकार मानेगी? नहीं मानेंगे, फिर भी OBC समाज के लोग तो जागरूक हो गए ना। OBC सांसद जागरूक हो गए, मुस्लिम सांसद जागरूक हो गए, SC शेड्यूल कास्ट सांसद जागरूक हो गए, ST सांसद जागरूक हो गए और उनको लगता है कि समाज हमारे विरोध में जा रहा है तो वो डर के मारे आने वाले दिनों में वो अपने अपने अधिकार का हमें अधिकार देने का कोशिश करेंगे। ईवीएम का खेल जो हुआ है अभी, उसको शांत करने के लिए आपको नहीं लगता कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एक एक स्टेट अलग बांट दिया 3 पार्टी में, आप लोग चुप रहिए और आने वाले इलेक्शन 24 में ईवीएम का खेल करके फिर ये सरकार पुनः आने की कोशिश करे? नहीं, जब तक तो हम पूरी विपक्षी पार्टी को सावधान करेंगे ना। ये बताएं कि आज अंदर की खेल ही कर रहे हैं। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं भारत के अंदर, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, उधर जनता दल है, यूनाइटेड जनता दल है, बाद में तृणमूल कांग्रेस है, जो भी लेफ्ट के राइट की जितने भी हम लोग विधायक जो अपोजिट पार्टियाँ उनको एक साथ करने का हम पूरे जोर जोर से प्रयत्न काम करेंगे। और हो सकता है एक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक इनका ईवीएम भी मसला वहाँ पर खलास हो जाएगा और हो सकता है भारत के अंदर फिर से नई सरकार आके देश का लोकतंत्र बचाएगी, लोकतंत्र बचा के संविधान बचाएगी। ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में आप किससे किससे मिले हैं?
मैंने तो सभी को लेटर दिया। महाराष्ट्र के अंदर मैंने जहाँ जहाँ गया वहाँ लेटर दिया। मैंने वहाँ पर आज़ाद मैदान के थोड़ा आंदोलन भी किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने सब कहा कि हम तो जीत के उनको तो हराया था, बीजेपी को तो हमने हराया था, लेकिन इन्होंने तोड़फोड़ की राजनीति करके फिर कांग्रेस शिवसेना को फोड़ के वो फिर से सरकार में आए। और इसलिए चाहता हूँ कि वो जो राजनीति करे तोड़फोड़ की, वो भी है, इलीगल है, संवैधानिक है, उसका भी हम विरोध करते हैं। इसके लिए लोगों को आप क्या मैसेज देना हम चाहेंगे? चाहते हैं कि लोग यहाँ पे जागरूक हो जाए, अपने वोट का अधिकार, और जो ईवीएम के माध्यम से हो रहा है ईवीएम तोड़फोड़ करे, और देश के अंदर ईवीएम के विरोध में पूरा आंदोलन करने के लिए हमारे साथ खड़े हो। हम ऐसे पूरे देशवासियों को हम उनको अपील करते हैं। नाम बताइए। हम डॉक्टर सुरेश गवई है, अखिल भारतीय मताधिकार समिति के माध्यम से, और जय संविधान सेना के हम संस्थापक और चीफ है। अच्छा, ये दलित पे आप कुछ कहना चाहेंगे? दलित तो शब्द का कानूनी लेना गलत है, लेकिन हम लोग उसको बहुजन कहते हैं। बहुजन समाज के लोग जागरूक होने का काम चालू है। सब अपने गांव में, अपने शहरों में, खेड़ों में, कब्जों में वो अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले 24 के अंदर सब समाज जागरूक होगा। आपको नहीं लगता कि दलित की राजनीति करके मायावती फिर इस समय इलेक्शन में आने वाली है और वो अपना खेल शुरू कर रही है? नहीं, हमने तो 2022 के अंदर मायावती के गांव में गए थे, उसके ऑफिस में गए थे। हमने उन्हें लेटर दिए थे कि सपा बसपा कांग्रेस सब एक हो जाए और ओबीसी हो जाए। जो राजनीति, जो टूट-फूट की राजनीति, जो वोट बांटने की राजनीति है, वो संविधान से ऊपर नहीं है। वो चाहते कि हमारा पार्टी का संविधान बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि देश का संविधान बड़ा है। अगर वो समझदार लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, वो सच्ची में अपने समाज की हित के अंदर काम करेंगे, तो वो चाहता है कि उन्होंने एक होना चाहिए और तुम्हारा दुश्मन बीजेपी है, इसको हटा के अपने सब 4 लोग मिलकर सरकार बनाना चाहिए। ऐसा मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू जी। आप दलित नेता हैं, तो उसमें आप अपना पक्ष क्या रखेंगे? जैसे अभी सुरेश गवई जी बोले कि मायावती दलित कार्ड खेलते खेलते इस समय प्रेशर की राजनीति करने के लिए यूपी में इलेक्शन के लिए फिर से आ रही हैं। उनका बैठक अभी कल होने वाला है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये दलित कार्ड नहीं है, ये ना ही दलितों की राजनीति का लाभ उठा रही हैं वो। ये मान्यवर कांसीराम जी द्वारा गठित ये बहुजन मूवमेंट है, और तब उन्होंने ये शुरू किया 1965-66 के आसपास जब शुरू हुआ। मान्यवर दीना भाना जी, खरपड़े साहब और हमारे मान्यवर कांसीराम जी तब किया, जब कांग्रेस उस समय पूरे देश में 30 साल राज कर चुकी थी और अनुसूचित जाति जनजाति की जो संविधान में अधिकार लिखे हुए हैं। देखिए, अनुसूचित SC/ST को इस देश के संविधान ने अलग से स्पेशल एक वो कैटेगरी दी है और स्पेशल राइट भी दिए हैं। अब जब उन अधिकारों को लागू नहीं करा, उनके जीवन नहीं सुधर रहे थे, तो उन तीनों ने इस मूवमेंट को खड़ा किया वाम सेब बना के, और 1984 में फिर उसको कन्वर्ट किया बहुजन समाज पार्टी में। ये एक महान आंदोलन है उन लोगों का, 35 करोड़ लोगों का इस देश के, कि जिनको कि ये जो राजनीतिक दल हैं, जो मनुवादी नेतृत्व के राजनीतिक दल हैं, इन्होंने कभी उनको बराबरी नहीं दी, ना उनको उनके जो अधिकार एजुकेशन है, ना ही उनका जो रिजर्वेशन है उसमें एम्प्लॉयमेंट में, उसको ठीक से नहीं उन्होंने लागू किया। ज़मीनों के बंटवारे ठीक से नहीं करे, यहाँ तक कि उनके पास ज़मीनें 90% से ज़्यादा लोगों के पास रहने का घर नहीं है इस देश के अंदर, और उनको सिक्योरिटी नहीं दी। जबकि बाबा साहब लिख गए थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अभी हमें भारत के लोग बनाए नहीं, हम तो अपने आप को दलित ही मान रहे हैं। दलित मतलब सबसे दबा कुचला इस देश में। और बाबा साहब इनको बता गए थे कांग्रेस को, भारत के संविधान में आर्टिकल 17 में, कि इस देश से अनटचेबिलिटी ख़त्म की जाती है कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इस देश की कांग्रेस सरकार ने एक भी उसके ऊपर कानून नहीं बनाया, इसलिए उनको अपना मिशन शुरू करना पड़ा, और ये बेईमानी करके बहुजन समाज पार्टी को हराते रहे, मशीनों से हिंदूवाद को लाके, सांप्रदायिकता ला करके, मुस्लिम हिंदू करके। तो लेकिन अब बहन जी खड़ी हो रही हैं, और जो नया संसद ये बना रहे हैं, नया संविधान भी बना रहे हैं। नए संसद में बाबा साहब के संविधान से 2024 में बहन मायावती जी पहली दलित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। कम से कम 60 से 65 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही हैं। अभी पिछले 10 दिन के अंदर जिस तरह से मुस्लिम और ओबीसी जो बहन जी के साथ आए हैं, और जो दूसरी छूट गई अपनी वो थी अनुसूचित जाति की जो जातियां, वो वापस आए, और जो लोग वापस चले गए थे, छोड़ के चले गए थे बहन जी को, वो लौट करके आए। जो दूसरी लाला बड़ियों की पार्टी में चले गए थे, वो वापस लौट करके आए, और उन्होंने कहा है, एक मूवमेंट खड़ा हो गया। आज भी वहाँ बनारस में, वहाँ पर आज सम्मेलन हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का। इन मनुवादियों की छाती के ऊपर आज बहुजन समाज पार्टी का वहाँ पर सम्मेलन हो रहा है। और दूसरी बात ये देखिए, जो रिजर्वेशन ख़त्म हुआ है, ये जो ओबीसी समाज का, वहाँ मैं गया था उत्तर प्रदेश में, वहाँ प्रचार में, ओबीसी समाज चाहता ही नहीं है रिजर्वेशन मिले। वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है।
तो जो मान्यवर यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की कुर्बानियाँ वो जाया गई। मंडल कमीशन लागू करने के लिए जो उन्होंने कुर्बानी अपनी सरकार की, अपनी इमेज की, अपने आप की, अपने राजनीतिक जीवन की जो कुर्बानी दी, वो आज खराब गई, क्योंकि वो तमाम ओबीसी समाज के लोग उन्हीं पार्टियों के साथ खड़े हैं जिस पार्टी ने उनका रिजर्वेशन ख़त्म किया है। वो कह रहे हैं हमें बाबा जी चाहिए, हमें नहीं चाहिए नौकरी, कुछ भी हमें नहीं चाहिए, हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऐसा बोले। मैं वहाँ हस्तिनापुर में पूरे गांव घूमा, लेकिन वो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे नुकसान हो रहा है। जो वीकर सेक्शन है वहाँ पर, जो ओबीसी समाज के जो कमज़ोर तबके हैं आर्थिक रूप से, उनको भारी नुकसान होने जा रहा है। और बहन मायावती जी ने ईवीएम का मुद्दा भी उठाया अभी इसी सेशन में। उनके जो कुंवर अली अनवर हैं, उन्होंने अपना प्राइवेट बिल ईवीएम के विरुद्ध संसद में रखा। उन्होंने उस बात को लगातार उठाया और बहन मायावती ने ईवीएम के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा कर दिया है। तो इसलिए हमें उनके साथ मिल करके उनको शक्ति देनी है। क्या आप जानते हैं कि इस समय जो यूपी की राजनीति थी, जिस समय अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव और मायावती, क्या क्या हुआ था? कहीं ये बीजेपी के साथ खेल तो नहीं होना है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होना है बीजेपी के साथ। देखिए वो एक अलग मामला होता है। हारने जीतने के बाद जब गठबंधन बनते हैं वो अलग गठबंधन होते हैं और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर होते हैं। देखिए भले ही बहन जी मैं कह रहा हूँ कि जीतने के बाद बीजेपी को सपोर्ट कर दे, कोई बात नहीं, गठबंधन के उस पर, लेकिन हमें पता है कि गठबंधन देंगी तो संविधान को बचाने की शर्त पर देंगी। वो कुछ भी, देखिए देश की राजनीति है। यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की मिजोरम में एक साथ मिलकर के सरकार है, जो कि चिर परिचित दुश्मन है। ऐसा नहीं होता है। देखो जब चुनाव होता है उसके बाद अगर सरकार नहीं बन रही है तो ये सब राजनीतिक दलों को इस देश में चुनाव थोपने से बचाने के लिए गठबंधन करने पड़ते हैं। लेकिन अगर बीजेपी अपने बल पे आई तो नया संसद उन्होंने बनाया, उसमें नया संविधान से शपथ लेंगी। और बहन मायावती जी अगर दखल देने में कामयाब हो गई, 65 से 70 सीटें जीत गई उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी भले ही बीजेपी को सपोर्ट करें उस वक्त जीतने के बाद, लेकिन उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सिग्नेचर होगा कि तुम इस संविधान को छेड़ोगे नहीं। और हमारा एकमात्र मकसद है बहन जी को सपोर्ट करने का, इस देश के संविधान को बचाना।